आज हम आपको एक बड़ी ही रोचक और सनसनीखेज कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन याद रहे ये किसी फिल्म की घटनाएं नहीं है, बल्कि इस कहानी के सभी किरदार असली हैं, हमारे आसपास हैं। होता यह है कि एक पुलिस अधिकारी को खुफिया जानकारी मिलती है कि एक इको कार में कुछ आतंकवादी किसी हमले को अंजाम देने के लिए निकले हैं। पुलिस अधिकारी तुरंत अपनी टीम के साथ आतंकवादियों को पकड़ने जाते हैं और पुलिस को देखकर आतंकवादी पुलिस पर गोलियां चलाने लगते हैं। क्रॉस फायरिंग में दोनों आतंकवादी मारे जाते हैं। कार से भारी मात्रा में घातक विस्फोटक बरामद होते हैं। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि यह कार औरंगाबाद से चुराई गई थी और इन आतंकवादियों की मंशा मुंबई में हुए 26/11 जैसे किसी बड़े हमले को अंजाम देने की थी, लेकिन उस पुलिस अधिकारी की समझबूझ के कारण यह हमला विफल हो जाता है। हमारी कहानी में बस यही वो एक घटना है जो कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि यह एक प्लान था उसी पुलिस अधिकारी सचिन वाझे का, ताकि उसका कद महाराष्ट्र पुलिस में और बढ़ जाए। वैसे घटना छोटी सी थी, लेकिन किसी कारण जब यह प्लान फेल हो गया तो इसकी तहकीकात में जब गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हुए तो कई बड़ी साजिशों और काले रहस्यों के खुलने का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी जद में कई बड़े बड़े नाम आए और महाराष्ट्र की राजनीति का एक भयानक चेहरा सामने आया। यह कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि शिवसेना की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने आरोप लगाए हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाझे से एक पत्र लिखवाया है जिसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा उन्हें मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार्स से हर महीने 100 करोड़ रुपयों की वसूली का टारगेट दिया गया था। सच क्या है, सचिन वाझे कौन हैं, उनकी कहानी क्या है, ये अब हम आपको बताते हैं। 1990 के दशक के अंत में महाराष्ट्र पुलिस का एक गुट था जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। इसमें शामिल थे दया नायक, प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर और सचिन वाझे जैसे नाम। सचिन वाझे ने अपना करियर गढ़चिरौली से शुरू किया। इसके बाद वो ठाणे क्राइम ब्रांच, मुंबई की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU और एंटी एक्सटॉर्शन सेल में नियुक्त हुए। इस करियर में उन्होंने मुंबई और ठाणे में 63 एनकाउंटर किए और सबकी कहानी कमोबेश एक सी ही होती थी कि आरोपी ने भागने की कोशिश की, उसे रोका गया, उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाब में वाझे ने गोली चलाई जो आरोपी को लगी और वो मारा गया। 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 63 बार। आपको यह जानकर शायद हैरत होगी कि इन 63 एनकाउंटर्स में से एक के भी दौरान वाझे को एक खरोंच तक नहीं आई। यह बात क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वाझे की तरह ही एक दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे विनायक शिंदे, जिन्होंने लखन भैया नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर किया था जिसकी दरअसल सुपारी दी थी लखन भैया के बिजनेस में प्रतिस्पर्धी ने। खैर, इसके बाद एक अजीब सा किस्सा हुआ। 2002 में घाटकोपर में हुए बम विस्फोटों का मुख्य आरोपी ख्वाजा यूनुस जेल में बंद था, लेकिन जेल में बंद ख्वाजा यूनुस का शव एक खाई में बरामद होता है और इस मामले के इंचार्ज सचिन वाझे कहते हैं कि ख्वाजा जेल से भागा, पुलिस को चकमा देते समय वह खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह एक ऐसे आरोपी की मौत थी जिसके पास बहुत से राज हो सकते थे, इसलिए उसकी मौत पर कई थ्योरियां निकल पड़ती हैं। एक थ्योरी यह भी थी कि उसकी मौत जेल में टॉर्चर से हुई थी, जिसके बाद उसकी लाश को खाई में फेंक दिया गया। तो कुछ यह भी मानते थे कि जितनी जानकारी ख्वाजा के पास थी उसके चलते जेल में ही उसकी मौत तय थी। खैर, हम इन सुनी सुनाई थ्योरियों की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तथ्य आपको जरूर बता देते हैं कि ख्वाजा यूनुस की संदिग्ध मौत के मामले में CID इंक्वायरी की गई और मार्च 2004 में सचिन वाझे और उनके साथ 12 लोग ख्वाजा यूनुस की हत्या और हत्या के सबूतों को नष्ट करने के आरोप में सस्पेंड किए गए। आने वाले सालों में सचिन वाझे ने 4-5 बार अपने सस्पेंशन को रद्द करने की अर्जी दी, लेकिन उनकी संदिग्ध हरकतों के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी। 2007 में वाझे ने पुलिस दल से इस्तीफा दे दिया और 2008 में शिवसेना ज्वाइन कर ली। इसके बाद हम सीधे आते हैं 2018 में, जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। एक दिन उद्धव ठाकरे ने सचिन वाझे को फिर से पुलिस दल में नियुक्त करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को फोन किया, लेकिन एडवोकेट जनरल से मशवरा करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने वाझे को पुलिस दल में लेने से मना कर दिया। संयोग कह लें या कुछ और,
एक दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने भी 2019 में शिवसेना के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। खैर, अब हम कहानी पर वापस आते हैं। अचानक कोविड के दौरान पुलिस दल में स्टाफ की कमी का हवाला देकर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सचिन वाजे को पुलिस दल में वापस नियुक्त कर लेते हैं। यह भी एक संयोग ही कह लें कि उद्धव ठाकरे जिस तरह अचानक चीफ मिनिस्टर बन गए थे, वैसे ही सचिन वाजे की भी अचानक लॉटरी लग गई। लॉटरी किस लिए, इसके बारे में बाद में बताते हैं, पर तथ्य यह भी है कि स्टाफ की कमी का हवाला देकर उस समय सिर्फ एक सचिन वाजे ही नियुक्त हुए थे। शायद इस एक नियुक्ति से महाराष्ट्र में पुलिस दल की कमी पूरी हो गई हो। तो सचिन वाजे को सीधे नियुक्ति मिल जाती है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU के प्रमुख पद पर, और उन्हें हाई प्रोफाइल केसेस दिए जाने लगते हैं। स्पोर्ट्स कार घोटाले के आरोपी दिलीप छाबड़िया, इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या, TRP घोटाला, ऋतिक रोशन कंगना रानावत केस और रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी जैसे कुछ केसेस वाजे के पास ही थे। सचिन वाजे का रुतबा पुलिस महकमे में इतना बड़ा हो गया था कि वाजे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट CP सबको बायपास कर मुंबई पुलिस के आयुक्त परमबीर सिंह से सीधे सीधे बातचीत करते थे। कई कार्यवाहियां तो CBI डायरेक्टर या DG पुलिस को भरोसे में लिए बिना ही कर दी जाती थीं। सह्याद्री अतिथि गृह हो या गृहमंत्री का बंगला ज्ञानेश्वर, अक्सर परमबीर सिंह, वाजे और महाराष्ट्र के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख को साथ देखा जाने लगा था। इस बीच एक सनसनीखेज घटना होती है। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के पास एक स्कॉर्पियो संदिग्ध रूप से पार्क की हुई नजर आती है। ट्रैफिक पुलिस को बुलाया जाता है। कार को खोलने पर उसमें जिलेटिन विस्फोटकों की 11 छड़ें पाई जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस क्राइम ब्रांच को खबर करती है और सचिन वाजे तत्परता से घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। उन्हें कार में एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि यह तो सिर्फ एक छोटा सा तोहफा था, अगली बार धमाका भी होगा। बताया गया कि वारदात की जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है। जांच आगे बढ़ती है। सचिन वाजे पाते हैं कि यह स्कॉर्पियो ऑटो पार्ट्स के एक डीलर मनसुख हीरेन के नाम दर्ज हैं। सचिन वाजे मनसुख को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। मनसुख हीरेन बताते हैं कि उनकी कार तो हफ्ते भर पहले चोरी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस स्टेशन में की हुई है। मनसुख की बात सही पाई जाती है। सचिन वाजे अपनी टीम के साथ एंटिलिया के बाहर के CCTV के फुटेज खंगालते हैं, जिसमें नजर आता है कि PPE किट पहना एक आदमी स्कॉर्पियो को वहां पार्क करता है और थोड़ी देर में वापस आकर कार में एक नोट रखकर निकल जाता है। अब जिलेटिन की छड़ें मिले हुए हफ्ता भर हो चुका होता है और इतने बड़े मामले की जांच अब भी क्राइम ब्रांच ही कर रही होती है। इसलिए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस बार बार इस मामले की जांच NIA द्वारा किए जाने की मांग कर रहे होते हैं। पूरे प्रकरण को NIA को हैंडओवर किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। और सरकार लगातार कहती रहती है कि उन्हें महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है और सचिन वाजे की जांच सही दिशा में जा रही है। उनकी रिपोर्ट मिलेगी तो ATS भी अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का भरोसा अब भी अपने राज्य की एजेंसियों पर है। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा और प्रेस के माध्यम से सरकार पर दबाव बढ़ाते हैं और विपक्ष के दबाव के कारण मामले में एंट्री होती है महाराष्ट्र पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की। पूरे जांच की जवाबदारी हमने ATS को दी है। ATS अपनी तहकीकात शुरू करती है तो एक बड़ी दिलचस्प बात निकलती है कि मनसुख हीरेन और सचिन वाजे तो एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। ATS मनसुख हीरेन को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ करती है तो मनसुख हीरेन घबरा जाते हैं। वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को पत्र लिखते हैं कि पुलिस और मीडिया उन्हें परेशान कर रही है। यह बात विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को पता चलती है तो वे सरकार से आग्रह करते हैं कि मनसुख हीरेन को सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन इससे पहले सरकार कोई निर्णय लेती मनसुख हीरेन गायब हो जाते हैं और अगले दिन उनकी लाश ठाणे की कलवा की खाड़ी में तैरती मिलती है। देवेंद्र फडणवीस को इन सब में कुछ खटक रहा होता है। हे एवढे कोइन्सिडन्सेस कसे, वजे पण ठाण्यात राहणार, ज्याची गाडी घरासमोर पार्क केली तोही ठाण्यात राहणार, या दोघांचं टेलिफोनवर संभाषण आहे, म्हणजे एकमेकाला ओळखतायत। तो स्पॉट झाल्याबरोबर पहिल्यांदा तिथे वजे पोहोचले। लोकल पोलीस स्टेशन नाही पोहोचलं, दुसरं कोणी पोहोचलेलं नाहीये। फर्स्ट मॅन टू रीच हे सचिन वजे आहे। हे पत्र जे काही धमकीचं आहे हे सचिन वजेंनाच प्राप्त झालंय। और मनसुख हीरेन की रहस्यमय मौत के बाद जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था
तब पूरे समय वाजे वहां मौजूद थे। अब तक मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से इनकार किया गया है। क्राइम ब्रांच नाकाम रही है। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने से मनसुख हिरेन की संदिग्ध हालत में मौत तक अब पूरे केस की जांच एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड कर रही है। देवेंद्र फडणवीस इस पर विधानसभा में प्रश्न उठाते कि इन सबके बावजूद वाजे ही मामले के इंचार्ज क्यों बने हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सचिन वाजे को डिफेंड करते हैं। चित्र निर्माण केले जाते की जणू काही सचिन वाजे म्हणजे ओसामा बिन लादेनच आहे अशा पद्धतीने त्याने जे काही वाटतंय ते कशासाठी। सचिन वाजे इनको अब एडवोकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए बैटिंग करने को और उनकी केस प्लीड करने को स्वयं मुख्यमंत्री जी लालयित दिखते हैं। फडणवीस केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि जिलेटिन की छड़ें और मनसुख हिरेन की मौत का आपस में कोई संबंध अवश्य है, इसलिए एनआईए मनसुख हिरेन की मौत की भी जांच करे। जांच में सचिन वाजे की भूमिका बड़ी रहस्यमय दिखाई देने लगती है और एनआईए सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लेती है। केंद्रीय एजेंसी के हस्तक्षेप से नाराज होकर शिवसेना के मुखपत्र में एक बड़ा लेख छपता है कि देश के सामने इतने सारे सुरक्षा के मामले होते हुए एनआईए को आत्महत्या के एक छोटे मोटे केस में उलझाकर एनआईए जैसी बड़ी एजेंसी का समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है। फिर जो कहानी सामने आई वह दहला देने वाली थी। इस कहानी से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। एमवीए सरकार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक संकट में आ गए। सरकार ने आनंद फानंद में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को डिमोट कर दिया। क्या थी यह कहानी और कौन कौन से चेहरे इसमें बेनकाब हुए, यह हम आपको बताएंगे अगले भाग में। लेकिन अब कुछ सवाल आपसे। क्यों सचिन वाजे को फिर से पुलिस दल में नियुक्त करने के लिए उद्धव ठाकरे बेताब थे? इतनी बड़ी साजिश की जांच एटीएस और एनआईए से कराने में उद्धव सरकार क्यों हिचकिचा रही थी? वाजे के पकड़े जाने के बावजूद गृह मंत्री अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे उन्हें क्यों डिफेंड कर रहे थे? और इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी क्या राय है? वाजे उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख का करीबी था, या जैसा कि सुषमा अंधारे का आरोप है कि वाजे देवेंद्र फडणवीस का आदमी था? क्या लगता है? सत्य और तथ्य हम आपको बताते रहेंगे। आप सिर्फ इतना सोचिए कि फेक नैरेटिव क्या है और इसे कौन और कैसे फैला रहा है।